जो जीता वही सिकंदर। मालूम नहीं है मुहावरा किसने दिया होगा, लेकिन इसके शब्दों पर गौर करे तो यह मुहावरा गलत है। सच में तो सिकंदर कभी जीता ही नहीं था, बल्कि हार गया था। सिकंदर को दुनिया जितना महान मानती है, उतना ही सम्मान भारत में राजा पोरुस या पुरु का भी है। पुरु का नाम यूनानी इतिहासकारों ने पोरस लिखा है। इतिहास को निष्पक्ष और सही तरीके से लिखने वाले प्लूटार्क ने लिखा है। सिकंदर सम्राट पुरु की 20,000 की सेना के सामने तो ठहर नहीं पाया। आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध के सम्राट धनानंद की 3,50,000 की सेना उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी, जिसमें 80,000 घुड़सवार, 80,000 युद्धक रथ एवं 17,000 विध्वंसक हाथी सेना थी। लेकिन सिकंदर को तो राजा पुरुष ने ही रोक लिया था। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक महासंग्राम से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिकंदर यूनान के उत्तर में स्थित मैसेडोनिया के बादशाह है फिलिप का बेटा था। केवल 20 वर्ष की आयु में सिकंदर बादशाह बना। प्राचीन काल से ईरान और यूनान के बीच शत्रुता चली आ रही थी। सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का प्रण लिया और बड़ी सेना के साथ अपनी विजय यात्रा प्रारंभ कर दी। उस समय यूरोप में यूनान और रोम को छोड़कर शेष जगह सभ्यता न के बराबर थी। प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप और मिस्र में स्थापित थी। इसलिए सिकंदर ने सेना लेकर पूर्व का रुख किया। वह थीउस, मिस्र, इराक, मध्य एशिया को जीतता हुआ ईरान पहुंचा, जहां चरियास का उत्तराधिकारी दारा शासन कर रहा था। सिकंदर ने दारा को हराकर उसके महल को आग लगा दी और इस प्रकार चरियास द्वारा एथेंस को जलाए जाने का बदला लिया गया। इसके बाद वो आगे बढ़कर हिरात, काबुल और समरकंद को जीतता हुआ सिंध नदी की उत्तरी घाटी तक पहुंच गया। जब सिकंदर ने सिंधु घाटी को पार किया तो भारत में उत्तरी क्षेत्रों में 3 राज्य थे। झेलम नदी के चारों ओर राजा अंबी का शासन था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। पोरुस का राज्य चिनाब नदी से लगे हुए क्षेत्रों पर था। तीसरा राज्य अभिसार था, जो कश्मीर क्षेत्र में था। यूनान के इतिहास लेखक सिकंदर से युद्ध करने वाले भारतीय राजा का नाम अपनी भाषा में पोरुस या पुरु बताते हैं, जबकि यह उनका नाम नहीं बल्कि पुरु वंश का परिचायक है। कटोच इतिहास में इस वीर राजा का नाम परमानंद कटोच बताया जाता है। पुरुवंशी राजा पुरुष का राज्य चेनाब नदी से लगे हुए क्षेत्रों पर था। राजा अंबिका पुरुष से पुराना बैर था, इसलिए सिकंदर के आगमन से अंबी खुश हो गया और अपनी शत्रुता निकालने का उपयुक्त अवसर समझा। अभिसार के लोगों ने कुछ नहीं किया। इस तरह पुरुष ने अकेले ही सिकंदर की सेना का सामना किया। प्लूटार्क के अनुसार सिकंदर की 20,000 पैदल सैनिक तथा 15,000 अश्व सैनिक पोरस की युद्ध क्षेत्र में एकत्र की गई सेना से बहुत अधिक थी। सिकंदर की सहायता फारसी सैनिकों ने भी की थी। कहा जाता है कि इस युद्ध के शुरू होते ही पुरुष ने महाविनाश का आदेश दे दिया। उसके बाद पुरुष के सैनिकों ने तथा हाथियों ने जो विनाश मचाना शुरू किया, तो सिकंदर तथा उसके सैनिक बस देखते ही रह गए। इसी तरह का वर्णन डियोड्रस ने भी किया है। उसने कहा है कि विशाल हाथियों में अपार बल था और वे अत्यंत सहायक सिद्ध हुए। उन्होंने अपने पैरों तले बहुत सारे सैनिकों को चूर-चूर कर दिया। इसके बाद सिकंदर को पुरुष ने उत्तर मार्ग से जाने की अनुमति नहीं दी। विवश होकर सिकंदर को खूंखार जनजाति वाले कबीले वाले रास्ते से जाना पड़ा। स्पष्ट है कि पुरुष के साथ युद्ध में तो उसके सैनिकों का मनोबल टूट ही चुका था। रही सही कसर इन कट, मालव और क्षेत्रीय जातियों ने पूरी कर दी। अब इन लोगों के अंदर ये तो मनोबल बचा ही नहीं था कि वे किसी से युद्ध करे। सिकंदर ने लौटने का फैसला लिया। जाते हुए उसने सेलूकस सहित कुछ यूनानी गवर्नर भारतीय सीमा पर तैनात किए, किंतु जल्द ही चाणक्य के मार्गदर्शन में भारतवर्ष में एक महान क्षत्रिय राजपूत सम्राट का उदय हुआ। वे थे चंद्रगुप्त मौर्य।
इन्होंने इन यूनानियों को जल्द ही परास्त कर भगा दिया था। दोस्तों, राजा पुरु के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।